लेबनान में यूनिफिल फोर्स पर हमला हुआ है और हिजबुल्लाह ने चलाई हैं 40 गोलियां। यूनिफिल फोर्स में फ्रेंच फिनिश जवान, पहली बार यूनिफिल पर हिजब का हमला। तो हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर तीसरी बार हमला किया। 30 दिन के अंदर अंदर नेतन्याहू के केसरिया वाले घर पर 3 बार हिजबुल्लाह के सफल हमले हुए और इस बार ईरान के एजेंट नेतन्याहू के दरवाजे तक पहुंच गए। कुछ दिन पहले हिजब प्रमुख नईम कासिम ने कहा था कि बेंजामिन बच गए लेकिन भविष्य में सुरक्षित नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि खामेनेई के एजेंट तेल अवीव में सक्रिय हो गए हैं। यह साफ है कि इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था में ईरान बार बार सेंध लगा रहा है। इस हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने लेबनान पर जबरदस्त बारूद बरसाया है। देखिए कैसे हुआ नेतन्याहू के घर पर हमला और कैसे बेरूत पर बरसे इजरायली बम, इस रिपोर्ट में। इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर 30 दिन के अंदर तीसरी बार हमले करके हिजबुल्लाह ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसकी शक्ति इजरायली तकनीक को भेदने की ताकत रखती है। और वो जब चाहे इजराइल के वीवीआईपी घर को टारगेट बना सकता है। 16 नवंबर की शाम को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर तेल अवीव के केसारिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया और इसके बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को शक्ति विहीन बनाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेतन्याहू के घर पर हमला होने के बाद इजरायली सेना ने बेरूत के दाहिया इलाके में बमबारी की और कई इमारतों को खाक में मिला दिया। इजरायली प्रधानमंत्री के घर के सर्विलांस कैमरे में हमले की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। नेतन्याहू के केसारिया वाले घर पर फ्लेयर बम से हमले किए गए। फ्लेयर बम की रोशनी और धुआं नेतन्याहू के घर के करीब नजर आ रहा है। इजरायली आर्मी के रेडियो की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू के घर पर 2 फ्लेयर बम दागे गए। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेतन्याहू और उनका परिवार हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं था। इस हमले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों संदिग्धों से इजरायल की शिन बेट और लाहाव यूनिट पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह के एजेंट्स ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। ईरान का प्लान है नसरल्ला और हानिया की मौत का बदला लेना और इसीलिए नेतन्याहू के घर को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार नेतन्याहू के घर पर सफल हमला किया है। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री के घर की रोड पर भी सुरक्षा रहती है, तो हमलावर कैसे बंगले के इतने करीब पहुंच गए? इजरायली प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। केसारिया में नेतन्याहू के घर पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद इजरायल ने इस घर की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का सुरक्षा सिस्टम लगाया था। इसके तहत 5 लेयर का सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया था। दूसरी लेयर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट है। तीसरी लेयर में इजरायल ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को लगा रखा है। चौथी लेयर में इजरायल की ड्रोन गन आर्मी मुस्तैद है। 5वीं और अंतिम लेयर में ड्रोन के काल ड्रोन किलर लेजर। इतना जबरदस्त सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन और हिजबुल्लाह के एजेंट नेतन्याहू के घर को हिट करने में कामयाब हो गए। सोलह नवंबर को इजरायल के प्रधानमंत्री के केसरिया वाले घर पर तीसरा हमला हुआ। हमला हिजबुल्लाह के एजेंट्स ने किया। नेतन्याहू के घर पर
फ्लेयर्स दागे गए। इससे पहले 15 नवंबर को हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया था। इस हमले में बेंजामिन और उनकी पत्नी बाल बाल बचे थे। हमले के वक्त बेंजामिन और उनकी पत्नी घर के अंदर बने बंकर में थे। इससे पहले 19 अक्टूबर को भी हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला हुआ। हिजबुल्लाह का ड्रोन घर के लॉन में गिरा था। इसके धमाके से नेतन्याहू के घर की खिड़कियां टूट गई थी। ड्रोन के धमाके से घर की मुख्य दीवार को नुकसान हुआ था। नेतन्याहू के घर पर हमले के साथ साथ हिजबुल्लाह ने हाइफा पर भी ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह के हमलों में हाइफा का एक सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल तबाह हो गया। नईम कासिम और खामनेई के एजेंट नेतन्याहू की हत्या की कोशिश में जुटे और इजरायली शहरों पर बारूद बरस रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को शक्तिहीन बनाने के लिए अपना ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज तेज कर दिया है। 17 नवंबर की सुबह इजरायली वायुसेना ने बेरूत के बाहरी इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी करके कई इमारतें जमींदोज कर दी। इजराइल के हमले से बेरूत की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई। बहुमंजिला इमारत गिरने से कई मीटर ऊंचा मलबे का ढेर लग गया और रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में मलबा हटाने लगी। 17 नवंबर की सुबह इजरायली वायुसेना के धमाकों से बेरूत दहल उठा। बेरूत के अलग अलग इलाकों से काले धुएं के गुब्बार उठने लगे। इजरायली हमलों से बेरूत की स्काई लाइन पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। सत्रह नवंबर को इजरायली वायुसेना ने बेरूत के बाहरी इलाकों में जबरदस्त बमबारी की और रिपोर्ट है कि इजरायली थल सेना का ग्राउंड ऑपरेशन भी उत्तरी लेबनान की तरफ बढ़ चुका है। इजरायली थल सेना ने बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम वाले चामा गांव पर कब्जा कर लिया। सेना प्रमुख ने कहा है कि थल सेना लेबनान के बहुत अंदर तक दाखिल हो चुकी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजरायली सेना प्रमुख ने यह भी दावा किया कि लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। इजरायली सेना प्रमुख का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सीमा से सटे हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन सीमा के नजदीक से और इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के हमले साफ संकेत दे रहे हैं कि उसकी ताकत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने के बाद से दुनिया के 2 मोर्चे पर चल रही जंग ने नई रफ्तार पकड़ ली है। रूस यूक्रेन में बड़ी जीत की कोशिश में है तो वहीं हिजबुल्लाह और हमास ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी है। शनिवार को इजराइल पर 130 मिसाइलों से प्रहार किया गया। इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस को आसानी से भेद कर कई रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजरायली सीमा में दाखिल हुए और धमाकों से जबरदस्त तबाही हुई। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब रूस और नॉर्थ कोरिया के आधुनिक हथियारों से हमले कर रहा है और इसलिए एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। अचानक सायरन बजा और फिर आसमान में नजर आए तबाही मचाने वाले ये शोले। इजरायली एयर डिफेंस को चीरते हुए रॉकेट इजरायली सीमा में दाखिल हो रहे थे। लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे और फिर शुरू हुआ धमाकों का दौर। इजराइल के मजबूत कवच को भेदकर हिजबुल्लाह के कई रॉकेट तेल अवीव तक पहुंचने में भी कामयाब रहे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर हाइफा, गलीली, हदेरा, किरियात शिमोना और नहारिया तक जबरदस्त हमले हुए।
हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली सेना के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के ऐसे हमलों ने दुनिया को फिर हैरान किया। जिस लेबनान को इजराइल ने खंडर बना दिया, लेबनान में तमाम हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। तमाम बड़े कमांडर और नेताओं को भी मार दिया गया, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की ताकत कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे अब ये तीन चेहरे हैं। हिजबुल्लाह के पास अब सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि रूस और नॉर्थ कोरिया की ताकत भी है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत देखकर इजराइल हैरान है, अमेरिका भी हैरान है। ऐसा अचूक रहा, इतनी दूर तक हमला, एयर डिफेंस को नाकाम बनाने की शक्ति। अचानक हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकतवर हथियार कैसे आए? रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास नई मिसाइल और रॉकेट का जखीरा है। सीरिया के रास्ते नए ड्रोन भी हिजबुल्लाह तक पहुंचाए गए। रॉकेट और ड्रोन आयरन डोम को नाकाम करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के हौसले को बढ़ाने के लिए ही सीरिया से ताकतवर रॉकेट और मिसाइलों की सप्लाई की गई है। इजराइल के लिए चिंता की बात है कि लेबनान से हमलों के दौरान एयर डिफेंस का अलर्ट सिस्टम नाकाम हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे हथियारों में रूस की तकनीक के इस्तेमाल का संकेत मिल रहा है। रूस में अमेरिकी एयर डिफेंस पर रिसर्च की गई है। इजराइल का एयर डिफेंस अमेरिकी तकनीक से बना है। रूस ने एयर डिफेंस को नाकाम करने का तरीका ढूंढा है। यूक्रेन में कई देशों के एयर डिफेंस की तैनाती है। रूस ने इस युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों और एयर डिफेंस को लेकर कई तरह का शोध किया है। अब माना जा रहा है कि रूस की मदद से ही सीरिया में ऐसी मिसाइलें डेवलप हुई हैं जो इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रही हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल के हाइफा में हुआ है। हाइफा में हिजबुल्लाह के धमाकों से कई जगहों पर आग लग गई और भारी तबाही। हाइफा में सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हमला किया गया था। इजरायली एयर डिफेंस से कई मिसाइल और ड्रोन गिरा दिए गए, नहीं तो तबाही और बड़ी होती। और हिजबुल्लाह ने हाइफा में गैस स्टेशन को निशाना बनाया। ये इजरायली सेना का गैस स्टेशन था। हिजबुल्लाह ने पहली बार इस इलाके में हमला किया है। रॉकेट धमाके से गैस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। ये गैस स्टेशन लेबनान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रामिम बेस को भी निशाना बनाया। यहां इन्फेंट्री ब्रिगेड की तैनाती की। हमले में इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांड पोस्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। बेस पर मौजूद सेना के कई वाहन नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शनिवार को कुल 26 ऑपरेशन चलाए, जिसमें 6 इलाकों को टारगेट किया गया। 2 सैन्य बेस पर हमले में कामयाबी मिली। बेरूत में इजरायली वायुसेना का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की इमारत पर बम गिराया। हिजब की इमारत हमले में धराशायी। तो हिजबुल्लाह की इमारत को निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। पूरी इमारत इस हमले के जद में गिरी थी। हमले के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई।
एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल को जख्म दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने इजरायली राष्ट्रपति की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ईरान ने ऐलान किया है कि इजराइल से उसका प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ। वो बहुत जल्द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा चरण शुरू करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि खामनेई बहुत जल्द एटमी टेस्ट की हरी झंडी दे सकते हैं। सवाल है कि क्या ईरान परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद हमले का तीसरा चरण शुरू करेगा और क्या अरब में परमाणु जंग करीब है? इस रिपोर्ट में इजराइल एक बार फिर ऐसे ही दहलेगा। उसके शहरों पर फिर एक बार ऐसी ही बारूदी बारिश होगी जैसी 1 अक्टूबर की रात हुई थी। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाएगा, इजराइल को एक बार फिर दहलाएगा। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान के विदेश मंत्री ने किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि खामनेई ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मुल्क को बख्शा नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, हम अपने दुश्मन को जवाब देंगे, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी चलाएंगे, उसका वक्त भी हम ही तय करेंगे। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल वर्षा की थी, जिसके बाद इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर फाइटर जेट से बम बरसाए थे। यह हमले ईरान की मिलिट्री साइट पर करने का दावा किया गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल पर जल्द हमला करेगा और अब ईरानी विदेश मंत्री ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का वादा कर इन कयासों को सच साबित कर दिया। लेकिन सवाल है कि ईरान को प्रतिशोध के लिए किस चीज का इंतजार है? आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने ईरान को इंतकाम लेने से रोका हुआ है? दरअसल माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले परमाणु परीक्षण कर सकता है, इसीलिए वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम नहीं दे रहा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद आश्वस्त है। उसे यकीन है कि ईरानी वैज्ञानिक किसी भी वक्त परमाणु बम तैयार होने की खुशखबरी दे सकते हैं, जिसके मिलते ही वो टेस्ट कर परमाणु शक्ति हासिल कर लेगा। यही वजह है कि ईरान ने पश्चिमी देशों से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को सिरे से खारिज कर दिया है। अब्बास अरागची ने अपने बयान में कहा कि मिडिल ईस्ट में संतुलन के लिए हमारा परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। पश्चिम के साथ परमाणु वार्ता की संभावना बेहद सीमित है। हम परमाणु कार्यक्रम में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जो किसी भी मुल्क को पसंद नहीं आएंगे। ईरान का यह आत्मविश्वास और भरोसा ही है जो उसके परमाणु कार्यक्रम के लगभग पूरा होने पर मोहर लगा रहा है। हालांकि 4 महीने पहले आई IAEA की रिपोर्ट में भी ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु शक्ति बनने से महज एक कदम दूर है। तो सवाल है कि क्या 2024 के खत्म होने से पहले ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है? क्या खामनेई का सालों का इंतजार खत्म होने वाला है? परमाणु हथियारों की वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट की माने तो इसकी संभावना बेहद ज्यादा है। दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए 85% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 83.3% यूरेनियम संवर्धन यानी शुद्ध यूरेनियम हासिल कर चुका है। अब उसे सिर्फ 1.7% यूरेनियम संवर्धन की जरूरत है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट 4 महीने पुरानी है, यानी हो सकता है कि ईरान इस बीच 1.7% के फासले को खत्म कर चुका हो।
अब सवाल है कि अगर ईरान परमाणु टेस्ट में सफल रहा तो वो कितने बम बना पाएगा। एक परमाणु बम बनाने के लिए 23 किलोग्राम शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। आईएईए का दावा है कि ईरान के पास करीब 142 किलो यूरेनियम मौजूद है, जिससे वो 5 न्यूक्लियर बम बड़ी आसानी से बना सकता है। परमाणु शक्ति को लेकर ईरानी सरकार और विपक्ष उत्साहित है। ईरानी संसद में लगातार एटमी परीक्षण की मांग उठ रही है। हाल ही में ईरान के 39 सांसदों ने जल्द परमाणु टेस्ट की मांग की थी। अब ईरानी सांसद अहमद नादेरी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मनों के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार है, जिससे ईरान रणनीतिक रूप से काफी नुकसान में है। हमें जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए। क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ईरान से आ रहे संकेत चीख चीख कर कह रहे हैं कि खामनेई परमाणु शक्ति हासिल करने के बेहद करीब है। ऐसे में पश्चिमी देश भी एक्शन में आ गए। माना जा रहा है कि बहुत जल्द आईएईए की बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें ईरान को लेकर कड़े कानून बनाए जा सकते हैं। साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। हालांकि ईरान पहले ही यह साफ कर चुका है कि अगर उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए तो वो परमाणु विकास कार्यक्रम को और तेज कर देगा। एक्सपर्ट्स की माने तो परमाणु शक्ति हासिल करते ही ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा, जिसकी तैयारी भी ईरान ने करनी शुरू कर दी। ईरान के रक्षा मंत्री इस वक्त सीरिया में हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच इजराइल पर चर्चा हुई। इजराइल के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने पर बात हुई। ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत करने पर दोनों ने सहमति जताई। ईरान एक तरफ हमले की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए उसने S-400 तैनात कर दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका और रूस भी आमने सामने आते दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए P-52 बॉम्बर को भेजा है, तो वहीं रूस ने भूमध्य सागर में अपने फ्रिगेट को भेज दिया है। साफ ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इस बार बेहद विध्वंसक होने वाला है, जिसकी वजह होगा उसका परमाणु शक्ति संपन्न होना। ऐसे में इजराइल की रक्षा के लिए जहां अमेरिका कड़े कदम उठा रहा है, वहीं रूस ईरान की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गया है, जो अरब में महाजंग की दस्तक दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं लेबनान में हिज्ब की हथियार सुरंग तबाह हो गई है। हिज्ब की सुरंग में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया। आईडीएफ की इंजीनियरिंग विंग का ऑपरेशन। और क्या ज़ेलेंस्की ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? क्या ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही यूक्रेन का अंत हो जाएगा? क्या जनवरी से पहले ही यूक्रेनी सेना सरेंडर करने जा रही है? ये सवाल तब उठ खड़े हुए हैं जब ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दे दिया। ज़ेलेंस्की जब साक्षात्कार दे रहे थे, तब रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों को बुरी तरह से दहला रही थी। 2 महीने में रूसी सेना ने पहली बार ऐसा हमला किया है। तो सवाल यही है कि क्या रूस के हमलों की वजह से ही ज़ेलेंस्की सरेंडर को तैयार हो गए? ये पहली बार है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया है कि युद्ध खत्म होने जा रहा है। शनिवार को यूक्रेनी रेडियो को ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया। इसमें ज़ेलेंस्की का डर साफ तौर पर दिखा।
अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद सबसे ज्यादा दहशत में ज़ेलेंस्की और उनकी सेना है। ज़ेलेंस्की भी अब युद्ध खत्म करने को तैयार हो गए हैं। वही ज़ेलेंस्की जो ट्रंप की जीत से पहले तक युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं थे। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की का हृदय परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ? ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार क्यों हो गए? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो गई है। ट्रंप युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करवाकर ही मानेंगे। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन को सैन्य मदद की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के आने के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो ने भी हथियार सप्लाई करीब करीब रोक दी है। पेंटागन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन बातचीत के जरिए युद्ध विराम करेगा। मतलब ज़ेलेंस्की के लिए संदेश साफ है। यूक्रेन के पास अब जंग लड़ने के लिए ना हथियार हैं और न ही पर्याप्त सैनिक। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना हार या सरेंडर के करीब पहुंच गई है। ज़ेलेंस्की को कहीं से भी मदद और राहत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वो अब शांति वार्ता और युद्ध विराम की बात करने लगे हैं। नाटो से मदद नहीं मिल रही है। ट्रंप से उम्मीद करना ही बेकार है, इसलिए यूक्रेन तबाह होने के लिए मजबूर है। ज़ेलेंस्की की बेबसी का फायदा रूस की सेना उठा रही है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन में बमबारी तेज कर दी है। रूस जबरदस्त हवाई हमले कर न सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है बल्कि कीव का भी घेराव कर रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में इतना जबरदस्त हमला किया कि कीव समेत पूरा यूक्रेन बुरी तरह से दहल उठा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में 2 महीने में सबसे बड़ा विध्वंस कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इस बार यूक्रेनी शहरों पर किंजल मिसाइलों की बरसात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में 120 मिसाइलें और 90 ड्रोन फायर किए। इसी बारूदी वर्षा के बाद कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगे। रूस का यह हमला इतना भयावह था कि यूक्रेन का पड़ोसी और रूस का दुश्मन पोलैंड भी खौफ से भर गया। यूक्रेन में रूस की मिसाइल वर्षा से सहमे यूक्रेन ने पूरी रात आसमान में फाइटर जेट उड़ाकर अपनी सुरक्षा करता रहा। रूस ने सबसे भीषण हमला यूक्रेन की राजधानी कीव में किया। रूस की बमबारी से कीव में 13 इमारतों में आग लग गई, 3 गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई, 2 पावर स्टेशन तहस नहस हो गए। जान बचाने के लिए लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। 16 दिसंबर की रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात साबित हुई। रूस का यह हमला इतना खतरनाक था कि पूरे यूक्रेन में करीब 6 घंटे तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। खेरसोन में रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे। पोलतावा में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। मिकालेव में रूसी बमबारी से यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। डोनेत्स्क में भीषण हमला करते हुए रूस ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी नौसेना ने ओडेसा पोर्ट को टारगेट किया। हमले में पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिवने, इवानो-फ्रैंकिव्स्क, निप्रो, विनित्सिया, क्रीवी रीह, जेपोरिजिया, चेकार्सी, खमेलनित्स्की और वोलन प्रांत को भी रूस ने दहला दिया। इन राज्यों में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं।
रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जल, थल और नभ से भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन की पूरी डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। इस वजह से युद्ध भूमि में रूस को बड़ी बढ़त मिलती जा रही है। अलग थलग और कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना भी गुरिल्ला हमले कर रही है, लेकिन अब उसे अपनी हार साफ नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के इजेवस्क में हथियार फैक्ट्री को ड्रोन से टारगेट किया। यूक्रेन के हमले में रूस का बक एयर डिफेंस सिस्टम भी भस्म हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम को भी जला दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने हाई मार्च से हमला कर रूस के 20 सैनिकों का अंत कर दिया। यूक्रेन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हालात ऐसे हैं कि अब उसे सरेंडर से कोई नहीं बचा सकता। यूक्रेन युद्ध में अकेला और निहत्था पड़ गया है। उधर पुतिन और उनकी सेना व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री से पहले ही पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रही है, ताकि अगर ट्रंप युद्ध विराम करवाए तो ये रूस की शर्तों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।